उस दिन बहुत सर्दी थी। जब मैं डॉक्टर के पास से होकर वापस आई, डॉक्टर ने मुझे ऐसी खबर सुनाई थी जिसे सुनकर मैं सदमे में खड़ी थी, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मैं प्रेग्नेंट हूँ। अपनी रिपोर्ट हाथ में थामे बुझे हुए कदमों से घर में दाखिल हुई तो मामी ने मेरी ऐसी हालत देखकर मुझे जल्दी से चाय बना कर दी कि शायद तुम्हें ठंड लग रही हो। मैंने चाय को हाथ तक नहीं लगाया और मामी के कंधे पर सर रख कर रो रही थी। वह घबरा गई थी और बार बार मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ अर्चना, सब ठीक तो है ना? मगर जैसे जैसे वे पूछ रही थी वैसे ही मेरा रोना बढ़ता जा रहा था। फिर रो रो कर जब मैं थक गई तो मामी ने मुझे चारपाई पर लिटा दिया और सोने को बोला। लेटते ही मेरी आंखें बंद होने लगी, यहाँ तक कि मैं सो गई। रात को आँख खुली तो मामी ने बताया कि आज मामा घर नहीं आएंगे, उनकी नाइट ड्यूटी है। इसलिए खाना खाकर मैं फिर से लेट गई। वे मेरे लिए एक गर्म गिलास दूध लाई और ज़बरदस्ती मुझे पिला दिया। दूध पीकर मैं फिर से लेटने लगी। वह बोली, अर्चना क्या परेशानी है मेरी बच्ची, मुझे बताओ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। जो भी बातें खुलकर कहो बेटा। मैं कुछ लम्हे सोचती रही, फिर पहले सोचा कि ना बताऊँ, लेकिन यह बात छुपाने वाली नहीं थी। अपनी उंगलियां चटकाते हुए मैंने मामी को बताया कि मैं प्रेग्नेंट हुई। यह सुनकर वो जहाँ की तहाँ रह गई और मेरा पूरा चेहरा फिर से आंसुओं में डूब चुका था। अर्चना क्या कह रही है तू, कब हुआ यह सब? तू किसी को पसंद करती है क्या? मामी के अल्फाज बहुत सोच सोच कर निकल रहे थे और मैं नहीं में सर हिलाती जा रही थी। फिर बताना कैसे हुए ये सब, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? बोल वरना मेरा दिल बंद हो जाएगा। मैंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उस दिन जानती है, जब मैं वंदना के घर गई थी तो वापसी पर रात हो गई थी, तो गली में अकेली वापस आ रही थी मैं, जब एक शख्स ने अंधेरे में मेरा मुंह बंद किया और मुझे खाली फ्लैट में ले जाकर मेरे साथ जुल्म कर दिया। कल मैं डॉक्टर के पास गई तो उसने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हुई। यह कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और मामी खामोशी से मेरी बात सुन रही थी। जब मैंने बात खत्म की तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पूरी रात हम दोनों जागती रहीं। मामी बार बार मेरा माथा चूमती और मुझे हिम्मत देती। मैं भी किसी बेजान चीज़ की तरह दीवार से टेक लगाए बैठी थी। मैंने जितना बताया मामी ने वह सुन लिया। उसके अलावा एक लफ्ज़ तक मुझसे ना पूछा, ना ही कोई कुरेद की। अगर उनकी जगह मेरी अपनी माँ भी होती तो वह कहीं ना कहीं मुझे मुजरिम ठहरा देती कि शायद तुम्हारा किसी के साथ चक्कर होगा। मगर मामी ने एक लफ्ज़ तक मेरे खिलाफ नहीं बोला था। वह तो बस कम में हाथ उठाए भगवान से शिकायत कर रही थी और बार बार खुद को दोषी करने लगती कि बच्ची पर इतना बड़ा जुल्म हो गया और कैसी जालिम औरत हूँ मैं कि उसका दुख ही ना जान पाई। उसमें गलती उनकी नहीं थी, क्योंकि जिस दिन मेरे साथ ये सब हुआ था उस रोज़ मेरे मामी के बेटे का रिसेप्शन था और रिसेप्शन के बाद मैं वंदना को उसके घर छोड़ने गई थी, क्योंकि अकेली जाते हुए बहुत डरती थी और उसका भाई भी शहर में नहीं था। लेकिन मैं अपने आप को बहुत बहादुर और कोई झांसी की रानी समझती थी। मुझे कभी डर नहीं लगता था, यहाँ तक कि मामा मामी ने भी मुझे कभी रात हो जाने के खौफ से सहेली के घर जाने से मना नहीं किया था। इसलिए मुझ में भी हिम्मत कूट कूट कर भरी थी। मैं वंदना को छोड़कर वापस आई तो सारे डर ने मिलकर मुझे बेबस कर दिया और मैं ऐसी टूटी कि अब तक नहीं संभल पाई। सुबह तक मैं उस घटना वाली जगह पर लेटी रही, फिर उठकर हिम्मत की, पास लगे नल से मुँह धोया और घर को चली आई। हमारे घर का पीछे वाला दरवाज़ा हर वक्त खुला होता था, उसे कोई कुंडी नहीं लगाता था, तो मैं वहाँ से दाखिल हुई। क्योंकि शादी वाला घर था और मेहमान बहुत ज़्यादा थे, इसलिए किसी को मेरा ख्याल नहीं आया। मैं सीधा छत पर बने स्टोर रूम में चली गई और होलिया वगैरह सही किया। यही मेरी हिम्मत की दलील थी। इतना सब हो जाने के बावजूद मैं पूरे हवाश में खड़ी खुद को नॉर्मल करने की कोशिश में लगी थी। अब जो हो चुका था मैं उसे वापस तो नहीं ला सकती थी, इसलिए बेहतर यही था कि या तो इसे बर्दाश्त कर लो या फिर बात फैलाकर अपना तमाशा बनवा लो। हमारे मोहल्ले में पहले भी ऐसा ही हुआ था। एक लड़की के साथ किसी ने ज़्यादती की और सब लोगों को पता हो गया, जिसका नतीजा यह निकला कि पूरे मोहल्ले ने उस लड़की के घर वालों पर थू-थू की और उसके बाद लड़की की ना शादी हुई, ना ही उसके बहनों के रिश्ते कहीं हुए। फिर मजबूर होकर एक रात वो सब ये इलाका छोड़कर चले गए। यही बात दिमाग में आते ही मैंने खुद को संभाल लिया। अगले रोज़ मेहमान चले गए, लेकिन मामी को मैंने कुछ भी नहीं बताया। मैं उनकी खुशियों को दुख में नहीं बदल सकती थी। अभी नई नवेली बहू लेकर आई थी, वह तो कैसे मैं उनके रंग में भंग डाल देती, इसलिए चुपचाप इसे कड़वे घूंट की तरह पी गई। अब मैं बहुत चुप रहती थी। मामी को भी शायद इसलिए महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि अब भैया भाभी भी आ गए थे तो उनसे बातें वगैरह करती रहती। मेरे लिए भी ये अच्छा था। मैं नहीं चाहती थी कि मुझे कोई बेचारी बनाकर मेरे बारे में बात करे। मेरी तबीयत गिरी गिरी रहने लगी। मैं तो डॉक्टर के पास कभी न जाती, लेकिन मामी ने ज़बरदस्ती मुझे भेजा कि जाओ जाकर चेक करवाओ, कहीं अंदर ही अंदर कोई बुखार ना हो। मैंने उन्हें लाख मना किया, मगर वे खुद मेरे साथ चलने को तैयार थीं, जिस पर ना चाहते हुए भी मुझे हामी भरनी पड़ी। अच्छा ठीक है, एक बार भाभी और भाई को जाने दे, फिर मैं चली जाऊंगी। मेरा यही ख्याल था कि अगर कोई बात खुले तो भाई या भाभी घर पर ना हो। और कल वह लोग हनीमून के लिए मनाली जा रहे थे। उनके घर से निकलते ही मैं भी डॉक्टर के पास चली गई, लेकिन आगे डॉक्टर ने जो रूह दहला देने वाली खबर सुनाई, उसे सुनकर मुझे यही लगा कि अब मैं कभी मामी के सामने सर नहीं उठा सकूंगी, क्योंकि वह मेरी माँ नहीं है। अगर माँ होती तो शायद मेरी हालत को समझती, मुझे बुरा भला ना कहती
देती, लेकिन मैं गलत थी, उन्होंने तो उफ़ तक ना कहा। तो उस वक्त मुझे खुद पर बहुत शर्मिंदगी हुई कि पूरी ज़िंदगी मैं इन्हें समझ ना पाई। बचपन में मेरे माँ बाप ने मुझे रखने से इनकार कर दिया, तो यही वह नेक औरत थी जो आगे बढ़ी और मुझे अपनी गोद में भर लिया। मेरे पापा डॉक्टर थे, वह पढ़ लिख तो बहुत गए मगर अपनी सोच को कभी ना बदल सके। हम लोग 5 बहनें ही थी। पापा को बेटे की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन उनकी बदकिस्मती थी कि भगवान ने उन्हें बेटा नहीं दिया। इस बात का गुस्सा वह मेरी माँ पर भी नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि उन दोनों की पसंद की शादी थी। मेरी माँ और पापा दोनों मेडिकल कॉलेज में साथ पढ़ते थे, वहीं से वह एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर शादी जैसे पवित्र बंधन में बंध गए। पापा ने बहुत पढ़ा, लेकिन उनकी जाहिलियत उन्हें ले डूबी। उन्होंने माँ को प्रैक्टिस नहीं करने दी और पापा के साथ ब्याह कर उनके घर आ गई। फिर जब पहली बेटी की पैदाइश हुई तो उस पर सभी ने खुशी का इजहार किया। वैसे भी सारी खुशियाँ सिर्फ बड़े बच्चों का ही मुकद्दर ठहरती हैं, हम छोटों को तो कचरे के ढेर में फेंक दिया जाता है। पहले के बाद दूसरी बार कम खुशी हुई। मेरी माँ भी पापा के रंग में इस कदर ढल चुकी थी, वह दिन कहते तो रात को दिन बोल देती। अगर पापा खुश होते तो वह खुश होती, अगर पापा के सर में दर्द होता तो मेरी माँ को बुखार हो जाता। दोनों की आपसी मोहब्बत शानदार थी, मगर औलाद के बारे में मात खा गए। इसी तरह दूसरी तीसरी बेटी और फिर चौथी बेटी तक औलाद की मोहब्बत ना जाने कहाँ गुम हो गई। पापा कुढ़ते रहते कि डॉक्टर होने के बावजूद वे अपनी बीवी को कोई ऐसी दवा नहीं दे सकते जो लड़का पैदा करे। आखिरी कोशिश के नतीजे में मेरी पैदाइश हुई। पापा ने तो मुझे देखा भी नहीं था और मामी से कहा कि अगर तुम ये लड़की लेना चाहती हो तो मैं खुशी से देने को तैयार हूँ। मामी को क्या चाहिए था? उस वक्त उनका सिर्फ एक ही बेटा था जो 7 साल का था। संदीप के बाद वह माँ नहीं बन सकती थी, उन्हें बेटी की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी, तो वह क्यों मना करती। उन्होंने खुशी खुशी मुझे बेटी मान लिया और मैं उन्हें माँ समझकर भी मामी बुलाती रही। बचपन से ही मेरे होश संभालते उन्होंने यह बात मुझे बता दी थी कि मेरे असल माँ बाप कौन है। तभी से मैंने उन्हें मामी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि एक रोज़ मैं अपने माँ बाप के पास वापस चली जाऊँगी। लेकिन मैं गलत थी। मामी ने मुझे हमेशा प्यार दिया, माँ से बढ़कर मुझे संभाला, लेकिन मेरे अंदर की उम्मीद हमेशा बाकी रही। लेकिन यह उम्मीद उस रोज़ टूटी जब मैं डॉक्टर की रिपोर्ट सबसे पहले जाकर अपनी असल माँ को दिखाई। मैं अपना दुख अपनी माँ को सबसे पहले बताना चाहती थी, इसलिए सीधा उनकी तरफ चली गई। वहाँ गई तो मम्मी पापा दोनों तैयार थे कहीं जाने के लिए। मेरी बहनें मुझे अपनी बहन ही समझती थी, लेकिन मेरे माँ बाप मुझसे कोई रिश्ता रखना गुनाह के बराबर समझते थे। माँ मुझे कुछ बताना था। उस वक्त मैं रो रही थी जब पापा उफ़ कहकर कमरे से चले गए। माँ को भी जल्दी थी जाने की। बोली, क्या हुआ अर्चना, ऐसे अचानक तुम्हारी मामी नहीं आई? दिखावे के लिए 2 शब्द। मैंने सर झटका और फिर से बोली, माँ वो ये रिपोर्ट। लेकिन इस वक्त बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा और माँ फिर मिलते हैं कहकर मेरे गाल पर अपना ठंडे हाथ का छुअन छोड़कर जा चुकी थी। मैं वहाँ से चली आई और मामी को सब कुछ बता दिया। उस रात के बाद वह औरत मेरे लिए मामी नहीं रही बल्कि माँ बन गई। उन्होंने मुझे हर लम्हे संभाला, मगर यह नहीं पूछा कि तुम गलत रास्ते पर गई ही क्यों थी। मुझे लगता था मम्मी पापा ने मामी की बेटी की ख्वाहिश देखकर मुझे दिया, लेकिन मैं गलत थी। उनकी तरफ से तो मेरे लिए मोहब्बत ही नहीं थी। अगली सुबह मामा आए तो उन्हें खाना खिलाकर मामी ने मुझे चादर लेने को बोला। मैं रुक गई कि कहाँ जा रहे हैं हम। उनका जवाब था हॉस्पिटल, मगर मैंने इनकार कर दिया। किसी ने गुनाह का निशाना मुझे बनाया था, मगर मैं खुद अपने आप को गुनाहगार नहीं कर सकती। मैंने उन्हें इनकार कर दिया। मेरे इनकार पर वह एकदम से बेबस हो गई और मुझे समझाने की कोशिश करने लगी, मगर मेरे इनकार का इनकार ही रहा। इस लम्हे उन्हें कुछ याद आया और वह जल्दी से फ़ोन की तरफ लपकी। हेलो सुमन, मैं बोल रही हूँ। सोनाली, तुमने अपने बेटे के लिए रिश्ता भेजा था ना अर्चना का, तुमने कहीं और तो नहीं कर लिया वह रिश्ता? अच्छा, मैं शाम को तुम्हारे घर आऊँगी। यह एक तरफा फ़ोन पर होती बात से मैं बखूबी अंदाज़ा लगा सकती थी कि क्या बात की जा रही है। सुमन आंटी ने मुझे शादी पर देखा था। वह मामी की बहुत अच्छी दोस्त थी और शादी के 2 दिन बाद ही मेरे लिए अपने बेटे का रिश्ता लाई थी। बेटा जो कि लंदन में रहता था, इसलिए मामी ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और टाल दिया। वैसे भी अभी वह मेरी शादी करने के हक़ में नहीं थी, लेकिन इस वक्त रिश्ते का याद आना मैं बखूबी समझ गई थी। मामी, मुझे शादी अभी नहीं करनी प्लीज़। फिर मामी ने मुस्कुराकर प्यार से मेरे माथे को चूमा और समझाने लगी, अर्चना सुमन पर मुझे यकीन है वह बंदी मेरा मान रख लेगी। और बेटा, अगर तुम अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती तो हम कैसे इन सबसे निपट सकेंगे? इसलिए बेहतर यही है कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। फिर आधे घंटे की बहस के बाद वह तंग आ गई और गुस्से से बोली कि शादी तो तुम्हें करनी होगी। मैं अपनी बेटी के लिए गलत अल्फाज में ताने बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, और इल्ज़ाम भी वह जिसमें तुम शामिल ही नहीं। शाम को वह सुमन आंटी के घर गई। मैं चुपचाप कमरे में ही बैठी रही। जब वह खुद आकर मुझे बताने लगी, मैंने सुमन से बात की है, उसे तमाम हकीकत बता दी, और यह भी कि तुम एक्सपेक्ट कर रही हो और जानती हो उसे कोई एतराज़ नहीं। उसने वादा किया है कि कभी इस राज की भनक किसी को नहीं लगने देगी और बेटियों की तरह तुम्हें रखेगी। यह बात उसके बेटे को नहीं बताई जाएगी, क्योंकि वह तो हफ्ते भर बाद लंदन वापस चला जाएगा। तुम यहीं पर रहोगी। इस तरह से इस बच्चे को भी बाप का नाम मिल जाएगा। मामी की बातें सुनकर मेरा दिल बिल्कुल खाली होता जा रहा था। भला वह
अनजान औरत मुझ पर रहम करने को तैयार क्यों है? यही बात मैंने मामी से पूछी तो वह सुमन आंटी को दुआ देते हुए कहने लगी, बेटा होते हैं ऐसे दोस्त जो दोस्ती के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। मैंने पूछा, मामी ऐसे तो जल्दी होगा तो दुनिया को क्या जवाब देंगे? मेरी बात का मतलब वह समझ गई और बोली, कह देंगे कि प्रीमेच्योर बेबी है। उस बात से कुछ तसल्ली हुई। इसके बाद सबको शादी के लिए राज़ी करने और इजाज़त लेने का था। सबसे पहले तो जब मामा को यह बात पता चली तो उन्होंने एतराज़ किया कि अभी तो संदीप की शादी की है और हफ्ते भर के अंदर ही अर्चना की शादी करना चाहती है, भला क्या कहेंगे खानदान वाले। मगर मामी को खानदान की परवाह नहीं थी, उन्हें बस मेरी विदाई की परवाह थी और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मामा की इजाज़त थी। ना चाहते हुए भी उन्हें मामा को सब कुछ बताना पड़ा और मामी के बताने पर शादी से पहले जितने दिन भी वहाँ रही मामा से मुँह छुपाना पड़ता। मुझे बहुत शर्मिंदगी होती मामी की हकीकत बताने पर, उन्हें भी बस चुप्पी रखनी पड़ी। मामी ने मेरे माँ बाप को सब बता दिया कि वे मेरी शादी कर रहे हैं। मामी ने ही मेरी शादी की पूरी शॉपिंग की और सारा दहेज तैयार किया। खानदान वालों ने यह सवाल ज़रूर उठाया कि अगर अर्चना की शादी करनी ही थी तो हफ्ता पहले संदीप के साथ इसे निपटा देती। अब तो हमें छुट्टी नहीं मिलती। पहले ही स्कूलों में बच्चे हफ्ते भर की छुट्टी कर चुके हैं, जिस पर मामी ने कहा कि कोई मसला नहीं, बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आना चाहिए। अगले साल जब सब लोग फ्री होंगे तो मैं उन्हें एक शानदार दावत दे दूंगी। जिस दिन रिश्ता तय हुआ तभी उन्होंने मुझे डपट कर कहा, अर्चना अब तुम अपना हर काम भूल जाओ, इसे एंजॉय करो। हम माँ बेटी एक दूसरे से खुशी खुशी जुदा होंगे। इन दुखों के बोझ के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। मैंने ना चाहते हुए भी यह बात मान ली, मगर अंदर ही अंदर यह दुख हर वक्त मुझे काट खाने को दौड़ता रहा था। आखिर वह दिन भी आ गया जिसके मामी ने इतने अरमान सजाए थे। विदाई हो रही थी तो कैसे, ना कोई मेहंदी ना कोई संगीत, सीधे शादी के बाद विदाई। शादी में सिर्फ मेरे माँ बाप थे और उस वक्त भी पापा बार बार घड़ी को देख रहे थे। उनका यह रवैया देखकर मैं बहुत से आंसू अपने अंदर उतारे और मामा मामी को ही माँ बाप का दर्जा देकर विदा हुई। मेरी सास बहुत अच्छी औरत थी। मुझे घर लाते ही सबसे पहले गरीबों में खूब दान किया। उस वक्त उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बाकी सब ठीक था, लेकिन मेरी सास ने शादी पर बोल दिया था कि अर्चना घूंघट करेगी। अजय यही चाहता है कि उसकी दुल्हन घूंघट ओढ़े, इसलिए मैरिज हॉल से लेकर घर तक मैं घूंघट में ही रही। सब अपने थे तो किसी को एतराज़ नहीं हुआ। कमरे में भी मुझे सास ही छोड़ कर आई और बगैर कोई नसीहत किए मेरा माथा चूम कर वापस चली आई। अजय भी बहुत अच्छे थे। वैसे भी एक रात में उन्हें मैं कितना जान सकती थी। यही कहा कि मैं जल्दी तुम्हें लंदन बुला लूँगा, फिलहाल तुम्हारा वीज़ा और बाकी कागजात बनने में कुछ वक्त लगेगा। मेरे लिए ये खबर दुख का नहीं बल्कि खुशी का था कि इस तरह मैं अपने साथ बंधे झूठ को संभालने में कामयाब हो जाऊंगी। रिसेप्शन से पहले मेरी सास मेरे पास आई और बोली, अर्चना जो कुछ भी है ये तुम्हारे और मेरे दरमियान है, बेटा भूल कर भी किसी के सामने जिक्र ना करना, बाकी सब मैं देख लूँगी। और एक बात, तुम अपने ससुर से भी घूंघट करोगी। मैं कोई रिवायती औरत नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, उनसे घूंघट करना। बाकी तुम्हारी जो ख्वाहिश हो तुम मुझे बता सकती हो। मैं अपनी बेटी को कभी भी दुखी नहीं देख सकती। सास की घूंघट वाली बात मुझे अजीब लगी, मगर मैं चुप कर गई। अब शायद बहुत सी बातों पर चुप ही रहना था। रिसेप्शन के हफ्ते भर बाद ही अजय भी लंदन चले गए। उनका रवैया मेरे साथ ठीक था, लेकिन बहुत अच्छा नहीं था। मुझे बहुत मर्तबा वे लंदन के बारे में बता चुके थे। वहाँ माहौल ऐसा है वैसा है। इंडिया में मुझे घुटन होती है, लंदन जाकर भी मैं ही उन्हें फ़ोन करती, वह मुझे फ़ोन नहीं करते हैं। अगर कभी फ़ोन ना करने का शिकवा करती तो कहते काम बहुत है, और वैसे भी तुम वही इंडियन ही रहोगी जिसे बंदा फ़ोन ना करे तो जुर्म हो जाता है। इसलिए मेरा यह शिकवा भी दम तोड़ गया। एक रोज़ घर में कोई भी मौजूद नहीं था और मेरा दिल चाट खाने का कर रहा था। मैं किचन में आई और मज़े से चाट बनाने लगी। बहुत दिनों बाद आज़ादी महसूस हो रही थी और अच्छा भी लग रहा था। मैं चाट बनाकर जैसे ही पलटी, किचन के दरवाजे पर ससुर अभी अभी ही आए थे और अपना बात अधूरा छोड़कर मुझे हैरत से देखने लगे। वे शायद पानी मांग रहे थे। मैंने जल्दी से दुपट्टा ओढ़ा और उन्हें पानी का गिलास थमाया, मगर वे गुमसुम खड़े बस मुझे ही देखते जा रहे थे। मेरे जल्दी से घूंघट ओढ़ने पर वे बोले, रहने दो, अब क्या फ़ायदा, तुम्हारी सास मुझसे जो छुपाना चाह रही थी मैंने वह देख ही लिया है। मेरी वजह से ससुर की जान ही चली गई। हाँ, उन्हें सदमा पहुंचा था, बहुत बड़ा सदमा। सास वापस आई तो ससुर चारपाई पर लेटे सीने में मसल रहे थे। उन्हें फटाफट अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर उनका अंदर जांच कर रहे थे। जब मैं सास को सब कुछ बता दिया कि ससुर ने मेरी शक्ल देख ली है, वे बेचारी मुझे क्या कहती, बस मेरे सर पर हाथ फेरकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। कुछ देर बाद डॉक्टर ने बताया कि मरीज़ की हालत बहुत नाजुक है, शायद उनका यह आखिरी लम्हा है जिसे मिलना है मिल सकता है। आपके मरीज़ को बहुत गहरा सदमा पहुंचा है, इसलिए उनके पास बहुत कम वक्त बचा है। सास जल्दी से कमरे में गई और 5 मिनट बाद मुझे अपने साथ उस कमरे में ले गई। ससुर जैसे मेरे ही इंतज़ार में बैठे थे। सास को देखकर बोले, सुमन मैं कोई बोझ अपने सीने पर लेकर नहीं जाना चाहता, अगर तुम इजाज़त दो तो क्या मैं बहू को बता दूं? सास ने रोते हुए इस बात पर सर हिला दिया।
ससुर फिर मेरे सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर बोले, बेटी हमें माफ़ कर देना, हम दोनों ने माँ बाप के किरदार को बखूबी नहीं निभाया। मैं हैरत से उनकी बातें सुन रही थी। भला इस सब में मेरा क्या ताल्लुक? आप क्या कहना चाह रहे हैं? आखिर क्या मैंने पूछ ही लिया। बेटा क्या तुम्हें याद है तुम्हारे साथ वह जुल्म किसने किया था? इस बात पर मैंने चौंक कर सास को देखा तो वह सर झुका गई। नहीं, मेरे नहीं बोलने पर वह बहुत दुखी हुए। तुम्हारे साथ वह मेरे बेटे ने किया था, अजय ने, जो अब तुम्हारा पति है। आसमान टूटना क्या होता है मुझे उस वक्त मालूम हुआ था। मैं ससुर को देखती ही रह गई जब वे आखिरी हिचकी लेकर अपने तमाम बोझ से आज़ाद हो गए। उनके अंतिम संस्कार के बाद जब कुछ हालात रूटीन पर आए तो सास खुद ही मेरे कमरे में चली आई। जो बात मैं उनसे पूछना चाह रही थी उन्हें भी बताने की उतनी ही बेताबी थी। बिना कुछ पूछे ही वह बोलने लगी, उस दिन जो बात तुम्हारे ससुर अधूरी छोड़ गए थे आज मैं पूरी करने आई हूँ। मेरा बेटा बचपन से ही इंग्लिश स्कूलों में पढ़ा है, जिससे उसकी ज़ुबान के साथ साथ सोच भी अंग्रेज़ों वाली हो गई है। उसे इंडिया हमेशा से ही खलता था, तभी उसने लंदन में शादी कर रखी है। जब वह यहाँ वापस आया तो मैं नहीं जानती तुम उसे कहाँ मिली। उस दिन वह नशे में चूर घर से निकला था और फिर तुम्हारे साथ ज़्यादती करने के बाद वह इसी नशे की हालत में वापस घर आया। हम दोनों ही उसके लिए जाग रहे थे, मगर घर आते ही वह बेहोश हो गया। लेकिन नशे की हालत में वह तुम्हारी बातें कर रहा था। उसी वक्त उसे होश में लाने के लिए डॉक्टर को बुलाया, जिनकी कोशिश से वह होश में तो आ गया। तो मैंने उससे पूछा और जवाब में उसने बताया कि वह लड़की कहाँ पड़ी है। हम दोनों रात के अंधेरे में तुम्हें ढूंढते वहाँ तक पहुँचे। मैं नहीं जानती थी कि मेरी सहेली के घर ही मेरा बेटा डाका डालेगा। मैं पहले तुम्हें घर छोड़ना चाहती थी, लेकिन ऐसा करती तो मेरी दोस्त कभी मेरे सामने सर ना उठा सकती। लेकिन तुम मेरी दोस्त की बेटी हो, यह बात मेरे पति नहीं जानते थे। बाकी एक नॉर्मल अंदाज में मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा और बेटे को भी नहीं बताया कि तुम वही लड़की हो। उसे कौन सा याद है? तभी मैंने तुम्हें ससुर से पर्दा करने को कहा था। अब यहाँ रहना या ना रहना तुम्हारा फैसला है, लेकिन ये बात दिमाग में रखना कि मेरा बेटा कभी राह पर नहीं आएगा। यहाँ रहकर अपनी ज़िंदगी शुरू करो बजाय उसका इंतज़ार करने के। मैं बस खामोशी से सास की बातें सुन रही थी और फिर जाकर मामी को सब बताने के बजाय मैंने चुपचाप वहाँ रहना कबूल किया। अगर ऐसा ना करती तो समाज मुझे कबूल ना करता। मेरा पति वापस आए या ना आए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा एक बहुत प्यारा बेटा है जिसकी परवरिश मैं ऐसे करूँगी जो लड़कियों की इज्जत करना जानता हो। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और हाँ, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार स्टोरी में।